हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 12th बायोलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका पहला पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वीडियो खास तौर से मैंने बनाई है एपियरिंग नीट स्टूडेंट्स के लिए और 12th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। पूरी वीडियो देखिएगा और कोई भी एक डाउट आपके जहन में अगर वीडियो से रिलेटेड बनता है, टॉपिक से रिलेटेड बनता है, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये डायग्राम है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें एक तरफ से हम देख लेते हैं चीज़ों को सीक्वेंस में। इसी सीक्वेंस में आपको टीचर क्लास में पढ़ाएंगे कि ये स्क्रॉटम, ये टेस्टिस, इसके ऊपर ये एपिडाइडमिस, यही आगे जाके बन गई वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस फिर आगे जुड़ गई डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल से। ये कहलाती है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जिसका नाम मैंने डायग्राम में नहीं लिखा है। और उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है कॉपर्स ग्लैंड, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। और आगे ये पेनिस, पेनिस के अंदर जो पतली सी ट्यूब नजर आ रही है दिस इज पेनाइल यूरेथ्रा। इसी का छोटा सा पार्ट पीछे कॉपर्स ग्लैंड के अंदर है, सब कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और इसके अलावा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर वो कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। पेनिस का लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसे बोलता है ग्लांस पेनिस, और ये भी कवर्ड रहता है स्किन लाइक फोल्ड से, इसे बोलता है प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन। ठीक है। स्क्रॉटम से रिलेटेड एक बेसिक सी बात आपको याद होनी चाहिए कि स्क्रॉटम का मेन फंक्शन है कि वो टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। तो स्क्रॉटम से वैसे तो और भी कई सारे सवाल है, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि स्क्रॉटम का मेन फंक्शन है कि ये टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, यानी कि इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्क्रॉटम के अंदर ये टेस्टिस है। टेस्टिस से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक बात तो ये लिखी हुई है कि इन ह्यूमन बीइंग्स टेस्टिस आर ओवल इन शेप, एक तो ओवल शेप में है। इसके अलावा एनसीईआरटी में इनकी लेंथ भी दे रखी है, लेंथ है इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर, और इनकी विड्थ दे रखी है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम अलग से टॉपिक ही ले लेंगे टेस्टिस, उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। एक दो बातें मैं जनरल से आपको मैं बता देता हूँ कि ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब बच्चे का डेवलपमेंट यूट्रस में हो रहा होता है, उस वक्त उसके टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है जस्ट बिलो किडनी, किडनी के नीचे होता है, और फिर धीरे धीरे टेस्टिस नीचे की तरफ मूव करते हैं। जब ये टेस्टिस नीचे की तरफ मूव करते हैं, इसका अंदर एक रास्ता होगा, उस रास्ते को बोला था इंग्वाइनल कैनाल। तो वाई इंग्वाइनल कैनाल टेस्टिस धीरे धीरे नीचे मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिसेंट ऑफ टेस्टिस। और बिफोर बर्थ लगभग 7वें महीने में टेस्टिस डिसेंड कर जाते हैं इनटू द स्क्रॉटम। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि द फेल्यूर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम, दिस इज नोन एज क्रिप्टोरकाइटिस। पुराने पेपर में ये सवाल आ चुका है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के भी 3 पार्ट हैं। एपिडाइडमिस का वो पोर्शन जो कि टेस्टिस के ऊपर मौजूद है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे आप सर पे कैप पहनते हैं, कैप से भी याद कर सकते हैं कि इसे बोला जाता है कैपट एपिडाइडमिस। कैपट एपिडाइडमिस। इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो कहलाता है कॉर्पस एपिडाइडमिस, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन, वो कहलाता है कॉर्डा।
कॉर्डा एपिडाइडमिस। तो इसका मतलब ये हुआ एपिडाइडमिस के 3 पार्ट हुए। पुराने पेपर में से सवाल पूछा गया कि द पोर्शन ऑफ एपिडाइडमिस व्हिच इज प्रेजेंट ओवर द हेड ऑफ टेस्टिस, आपको आंसर लगाना है कैपेट एपिडाइडमिस। सवाल ऐसे पूछा गया द पोर्शन ऑफ एपिडाइडमिस व्हिच कंटिन्यूज एज वास डिफरेंस, तो लास्ट वाला पोर्शन कौन सा है, कॉर्डा एपिडाइडमिस। ठीक है, पुराने पेपर में सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या है। तो एपिडाइडमिस का मेन फंक्शन है स्टोरेज, नरिशमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। स्टोरेज, नरिशमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। अब जब आप टेस्टिस को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पर भी एक लाइन आप सुनोगे कि सर्डोरी सेल्स होते हैं टेस्टिस में, वो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वहां पर साथ में स्टोरेज नहीं लिखा होगा। तो अगर सवाल सिर्फ नरिशमेंट पर है तो आप आंसर लगा देंगे सर्डोली सेल। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछा जाता है जैसे पुराने पेपर पूछा गया कि द स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इनसाइड, तो आपको आंसर लगाना चाहिए एपिडाइडमिस। जब हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि टेस्टिस का डेवलपमेंट किडनी के नीचे होता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रास्ता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल सैक से जोड़ता है उसका नाम क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वास डिफरेंस नीचे टेस्टिस से एपिडाइडमिस आगे जाके वास डिफरेंस बन के जब ऊपर जाती होगी तो ये भी वाया इंग्वाइनल कैनाल ही होते हुए जाती होगी। ठीक है, इस बीच एक सवाल ये भी कि जो टेस्टिस का नीचे वाला पोर्शन है, टेस्टिस को भी एपिडाइडमिस के नाम से ही नाम दिया गया। इसके ऊपर वाला पोर्शन कैपेट कहलाता है, बीच वाला कॉर्पस कहलाता है, नीचे वाला कॉर्डा कहलाता है। तो जो कॉर्डा लाइन है टेस्टिस का वो वॉल ऑफ द स्क्रोटम से जुड़ा हुआ है एक फाइब्रस टिश्यू के जरिए, जिसे बोला जाता है ग्यूबर्नाक्यूलम या फिर मेसोर्कियम। पुराने पेपर में इस पर भी सवाल पूछा जा चुका है। ग्यूबर्नाक्यूलम, मेसोर्कियम, वो फाइब्रस कॉर्ड जो कि टेस्टिस को वॉल ऑफ द स्क्रोटम से जोड़ती है, जो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है। यही वास डिफरेंस फिर आगे जाके जुड़ जाती है विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। पुराने पेपर में सवाल ऐसे ही पूछा गया है कि अगर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए, जैसे 10th क्लास में आपने वेसेक्टमी के नाम से सुना होगा, तो क्या होगा। तो अगर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए देन सीमेन इज विदाउट स्पर्म्स, ये आंसर आपको लगाना होगा। अगर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको आंसर लगाना होगा सीमेन इज विदाउट स्पर्म। इस बात को समझने के लिए आपको बात ऐसे समझनी पड़ेगी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पेनिस से व्हाइटिश फ्लूइड बाहर निकलता है उसे बोला जाता है सीमेन। क्या बोला जाता है उसे, सीमेन। सीमेन के 2 पार्ट होते हैं, इसमें जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा, जिस तरीके से ब्लड में आपने ब्लड प्लाज्मा सुना है उस तरीके से सेमाइनल प्लाज्मा। इसके अलावा दूसरे इसमें रहते हैं सेल्स यानी कि स्पर्म्स। तकरीबन सीमेन का 90% पोर्शन तो सेमाइनल प्लाज्मा से बना होता है और 10% पोर्शन स्पर्म से बना होता है। ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है सेमाइनल प्लाज्मा जिसे कहा जाता है, ये बनता है इन तीनों के सिक्रीशन से, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, जिसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि सेमाइनल प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ, तो आप बोलेंगे सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन है कि द सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमाइनल प्लाज्मा, बनाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, एंड इट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। बहुत बार ये सवाल मेडिकल एंट्रेंस में पूछा भी जा चुका है कि सेमाइनल प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। तो एनसीईआरटी की लाइन है, आपको आंसर आएगा फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। हम इसी बात को अगर यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है सेमाइनल प्लाज्मा, ज्यादातर सेमाइनल प्लाज्मा सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन से बनता है। तो द सिक्रीशंस ऑफ सेमाइनल वेसिकल कंटेन्स, आपको आंसर याद करना है फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड फिब्रिनोजेन। ये 3 चीजें आपको यहां पर याद होनी चाहिए।
फ्रक्टोज क्यों होता है सेमाइनल वेजाइकल सिक्रीशन में? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन नाम तो जब भी आप सुनो तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो होगा दरअसल ये कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो वहां पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसकी वजह से स्पर्म्स इजीली फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर फिब्रिनोजन का काम क्या है? जब तक कि सीमेन मेल की बॉडी में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बाहर निकलते हुए कोगुलेट कर जाता है, क्लॉट कर जाता है। तो कोगुलेशन ऑफ सीमेन किसकी वजह से होता है? फिब्रिनोजन की वजह से। तो जो एनसीईआरटी बोला गया था कि सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो वो फ्रक्टोज एक्चुअल में सेमाइनल वेजाइकल के सिक्रीशन का पार्ट है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे कि कट सेक्शन है तो इसमें डायग्राम में लग रहा है कि ये 2 है, ये एक है। वो बात अलग है, इसके 5 लोग होते हैं, सवाल खैर पूछा नहीं गया। आपसे जो सवाल पुराने पेपर में पूछा जा रहा है वो ये कि प्रोस्टेट एक अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो एक सवाल तो आपको ये याद रखना है, अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रोस्टेट। जैसे कि टेस्टिस भी 2 हैं, एपिडिडमिस 2 हैं, वास डिफरेंस भी 2 हैं, सेमाइनल वेजाइकल भी 2 हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी चीज डबल डबल है, यहाँ डायग्राम में भी डबल लगना है। प्रोस्टेट एक अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। दूसरा सवाल जो कि प्रोस्टेट से ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि द प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशंस हैं दे कंटेन्स क्लॉटिंग एंजाइम्स। इसके अंदर क्लॉटिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम भी होता है, जिंक भी होता है, एसिड फॉस्फेटेज भी होता है। चीजें तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में क्लॉटिंग एंजाइम, कैल्शियम और जिंक होता है। तो जो एनसीईआरटी में उन्होंने बोला था कि सेमाइनल प्लाज्मा के सिक्रीशंस के अंदर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ सर्टेन एंजाइम्स का मतलब होगा क्लॉटिंग एंजाइम से था। क्लॉटिंग एंजाइम पर डायरेक्ट सवाल आ भी चुका है। कैल्शियम जिंक पर डायरेक्ट सवाल आ चुका है कि इनमें से किसके सिक्रीशन में कैल्शियम जिंक प्रेजेंट होता है। आपको आंसर लगाना है प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और बेहतरीन सवाल जो प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ पर बनता है वो ये कि द सिक्रीशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड्स, आपको आंसर लगाना होगा ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दरअसल फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का पीएच लगभग 3.5 से 4 रहता है। वैसे तो अलग अलग एज में अलग अलग होता है, एक जनरल आंसर में ऐसा बोल सकते हैं 12th क्लास के हिसाब से। और सीमेन का ऑन एन एवरेज जो पीएच रहता है वो 7.5 रहता है, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का पीएच होता है 3.5 से 4 और स्पर्म मूव नहीं करते एट अ पीएच लेस देन 6। तो जरूरी है कि सीमेन का पीएच 6 से ऊपर होना चाहिए। तो ये जो पीएच 6 से 6.5 तक पहुंचाया जाता है वो मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिमम पीएच मिलती है स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए वो मेनली प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से मिलती है। इसलिए पुराने पेपर का डायरेक्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा ग्लैंड ऐसा है व्हिच प्रोवाइड्स ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। आपको आंसर लगाना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से एक सवाल ये पूछा जाता है कि कॉपर्स ग्लैंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये रिलीज करते हैं म्यूकस लाइक सब्सटेंस। क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस लाइक सब्सटेंस दैट लुब्रिकेट द वेजाइना फॉर द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम, ताकि पेनिस इजीली मूव कर सके, ये फंक्शन किसका है? कॉपर्स ग्लैंड का, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। तो बहुत बार सवाल म्यूकस लाइक सब्सटेंस से पूछा भी गया है, आपको आंसर लगाना होगा कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो सेमाइनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जिनसे मिलकर सेमाइनल प्लाज्मा बना हुआ है, इन तीनों को एक साथ मिलाकर मेल एसेसरी ग्लैंड भी बोला जाता है। मेल एसेसरी ग्लैंड। तो मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। अब इसके अलावा जैसे कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर यूरेथ्रा का छोटा सा पार्ट जिसे बोला गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसकी लेंथ लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। कॉपर्स ग्लैंड के अंदर जो है वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसकी लेंथ लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। और पेनल यूरेथ्रा जो है ये लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। और कुल मिला के इन सबको जोड़ दिया जाए तो 20 सेंटीमीटर का मेल यूरेथ्रा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा साइज फिर किसका रहा? पेनल यूरेथ्रा का, लगभग 15 सेंटीमीटर। फिर इस तरीके के सवाल पुराने पेपर में आए नहीं। इधर ये पूरा का पूरा पोर्शन से पेनल यूरेथ्रा मौजूद कहलाता है पेनिस।
एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो एनसीईआरटी से एक सवाल बन सकता है कि द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज, आप आंसर लगाएंगे पेनिस। इसके अलावा पेनिस के आगे एक लूज फोल्ड स्किन का मौजूद होता है जिसे प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं, और मुस्लिम्स में और जीव्स में इसे काट के निकाल दिया जाता है और उसे सरकमसीजन कहते हैं। पुराने पेपर में ये सवाल भी आ चुका है कि द रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस या फोर स्किन इज नोन एज सरकमसीजन। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे पेनाइल यूरेथ्रा जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये बारीक होता चला जा रहा है, और टिप ऑफ द पेनिस पर आके, यानी ग्लांस पेनिस के आगे बिल्कुल टिप ऑफ द पेनिस बहुत बारीक सा होगा जहाँ से यूरिन पास होता है, तो ये जो टिप ऑफ द पेनिस है इसे बोला था एक्सटर्नल मीएटस। मीएटस मतलब ओपनिंग, क्योंकि यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों ही पास होते हैं, इसलिए इसको यूरोजेनिटल अपर्चर ही बोला जाता है, या इसको यूरेथ्रल मीएटस बोला जाता है। पुराने पेपर में कंपटीशन में सवाल पूछा जा चुका है कि द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज, तो आपको आंसर लगाना होगा एक्सटर्नल मीएटस। तो एक छोटे से टॉपिक के अंदर मैंने कोशिश की आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जनरल बातें बता सकूं और उसके जनरल सवाल, बाकी हम वन बाय वन अलग अलग टॉपिक्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे।